हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपको आईक्यू रैंकर में स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं फिजिक्स का पार्ट 3 और यह सेशन जो है आपका अरिहंत पब्लिकेशन के बुक से एनसीईआरटी एमसीक्यू का सेशन है और इसमें सारे क्वेश्चंस जो है वह आपके एनसीईआरटी के साइंस के बुक के जो कि आपका 6 to 12 का बुक से चैप्टर बाय चैप्टर करके क्वेश्चन बनाया गया है और आप क्वेश्चन में देखेंगे भी कि चैप्टर नंबर और किस क्लास से क्वेश्चन बनाया गया है वह है। अगर यह आप कर लेते हैं सेशन तो आपका 6 to 12 का टोटल साइंस जो है वह कंप्लीट हो जाएगा और मैं यह फिजिक्स का सेशन लेके आया हूँ। जब फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो केमिस्ट्री, उसके बाद में बायोलॉजी का सेशन लेके आऊँगा। इसलिए आप लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर 8 है आवर्त गति एवं ध्वनि तरंगे। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना चुका हूं और 2 पार्ट में आपका फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में इसका 1 to 7 चैप्टर जो है मैं कंप्लीट करवा दिया हूं। आप उस सेशन को जाके देख ले और अभी इस सेशन में हम लोग आवर्त गति एवं ध्वनि तरंगे चैप्टर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 14 क्लास 11th एनसीईआरटी से यह क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद इसमें जो असत्य है उसको आपको फाइंड आउट करना है कि असत्य इसमें से कौन है। पहला कह रहा है कि प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होती है। यह तो सही है। देखिए, दोलनी गति जो होती है, दोलनी गति को हम लोग इंग्लिश में ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन। और यह दोलनी गति क्या होता है कि जब कोई पिंड या वस्तु अपने मध्य स्थिति के इर्द गिर्द या फिर ऊपर नीचे आगे पीछे गति करता है तो उसको हम लोग दोलनी गति कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इसका स्थिति है और इसके मध्य जो है वह क्या करेगा, इसके मध्य आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करेगा, उसको हम लोग दोलनी गति कहते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होती है। अब देखिए कि इसमें आवर्त गति क्या होती है। आवर्त गति को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन बोलते हैं और जो पीरियोडिक मोशन होता है वैसा गति जिसमें पिंड वस्तु अपने निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराते हैं। कहने का मतलब है कि एक फिक्स समय अंतराल है और एक फिक्स समय अंतराल में क्या करेगा, वह उसी गति को बार बार दोहराएगा। जैसे कि सुई की घड़ी में सुई की गति आप देखते हैं कि सुई की गति घड़ी में देखते हैं कि आप एक निश्चित समय में वह बार बार दोहराता है। तो यह एक आवर्त गति पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होती है। यह हो सकती है, कह रहा है कि वर्तुल गति दोलनी गति होती है। वर्तुल गति को हमको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन उसको बोलते हैं कि वह किसी परिधि के चारों तरफ घूमने वाला है, उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और दोलनी गति क्या होता है कि एक अक्ष के यह क्या करेगा, एक अक्ष के ऊपर नीचे आगे पीछे घूमेगा। तो क्या यह दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो यह तो होगा नहीं। प्रत्येक आवर्त गति दोलनी गति होती है, यह जरूरी नहीं है। जो प्रत्येक आवर्त गति जो है, जो आपका पीरियोडिक मोशंस जो होता है, वह दोलनी गति ही होना यह जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे यह
3 भी क्या है आपका गलत है। तो असत्य को चुनना है तो असत इसमें क्या हो जाएगा, असत आपका इसमें हो जाएगा 2 और 3 जो है असत्य है, 1 सत्य है और 2 3 जो है वो असत्य है। आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या कह रहा है कि वर्तुल सर्कुलर गति दोलनी गति नहीं होती, क्योंकि वर्तुल गति में कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, जबकि दोलनी गति में कण साम्यावस्था के इर्द गिर्द आवर्त गति करता है। क्या समझ गए आप। कह रहा है कि वर्तुल गति आवर्त गति होती है, प्रत्येक आवर्त पीरियोडिक गति दोलनी गति नहीं होती। या समझ गए, क्योंकि आवर्त गति में पिंड निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराते हैं, क्योंकि प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होती है। यह तो सही है। अब देखिए क्या होता है कि पीरियोडिक मोशन जो होगा वह सेम एक फिक्स पीरियड में क्या करेगा, उसी को वह क्या करेगा, बार बार दोहराएगा। मान लीजिए कि यहाँ है, अगर यहाँ से यह बॉब जो है, मान लीजिए कोई बॉल जो है वह अगर 5 सेकेंड में इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगता है, तो फिर यहाँ से जाने में 5 सेकेंड, फिर यहाँ से जाने में 5 सेकेंड, फिर यहाँ से जाने में 5 सेकेंड लगेगा। यह आपका क्या हो जाएगा, आवर्त गति हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। लेकिन यही बॉब है, मान लीजिए कि यह बॉब जो है वह यहाँ से जाने में इसको 5 सेकेंड लगा, फिर इसको 4 सेकेंड लगा, फिर 4.5 सेकेंड लगा। एक निश्चित इसका समय नहीं है, उसको बार बार निश्चित समय अंतराल पर नहीं दोहरा रही है, तो यह जो हो जाएगा वह आपका दोलनी गति हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 14 क्लास 11 एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया गया है। कह रहा है कि निम्न उदाहरणों में से कौन आवर्त गति को निरूपित करता है। इसमें से आपको कौन सा आवर्त गति को निरूपित करता है। आपको बता चुके हैं कि आवर्त गति मीन्स होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इसको बोलते हैं। और पीरियोडिक मोशन में क्या हो गया कि यह एक निश्चित समय अंतराल में अपने आप को बार बार दोहराएगा, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आवर्त गति को कौन सा निरूपित करता है। तो इसमें से कह रहा है कि एक तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट पर जाना और अपनी एक वापसी यात्रा पूरा करना। नहीं, यह तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि तैराक जो है वह एक किनारे से दूसरे किनारे जाता है और दूसरे किनारे से फिर यह आ जाता है। तो हो सकता है कि यह सीधी रेखा में जाए तो आपका रैखिक गति में करेगा, ठीक है, तो यह तो नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि किसी स्वतंत्रतापूर्व लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी नॉर्थ साउथ दिशा में विस्थापन कर छोड़ देना। बिल्कुल सही है, यह नॉर्थ साउथ दिशा में वह विस्थापन होगा, विस्थापित करके छोड़ देना, तो वह नॉर्थ साउथ दिशा में विस्थापित होते रहेगा। तो यह आवर्त गति को निरूपित करता है। थर्ड नंबर कह रहा है कि अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णीय गति करता कोई हाइड्रोजन अणु। यह भी सही हो सकता है कि यह जो घूर्णीय कर सकता है, तो घूर्णन तो कर ही रहा है। मान लीजिए कि यहाँ है और वह घूर्णन कर रहा है, तो घूर्णन कर रहा है तो इसका जो समय अंतराल जो है वह फिक्स है, जो इसका टाइमिंग जो है वह फिक्स है। तो यह आवर्त गति का एग्जाम्पल है, निरूपित करता है। किसी कमान से छोड़ा गया तीर, नहीं, यह आवर्त गति का नहीं करता है। कोई कमान है, यहाँ से तीर अगर छोड़ा गया तो सीधी जाएगा, तो यह सरल रेखीय गति में जाएगा और यह आवर्त गति को नहीं दोहराता है। क्योंकि आवर्त गति में होता है कि एक सेम समय अंतराल में वह चीज को बार बार दोहराना। तो एक बार तीर तो निकल गया, तो ऐसा थोड़ी है कि निकल गया फिर इतना यहाँ आके रुक गया फिर उसी समय अंतराल में चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो यह जो है नहीं दोहराएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन आवर्त गति को निरूपित करता है। तो आवर्त गति को आपको ये नहीं करेगा, यह करेगा, यह करेगा और यह नहीं करेगा। तो आंसर इसका जो है वह 2 और 3 हो जाएगा। कि किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए धन चुंबक को उसकी नॉर्थ साउथ दिशा से विस्थापित कर छोड़ देना आवर्त गति को निरूपित करता है, क्योंकि विस्थापन के पश्चात धन चुंबक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है।
हाइड्रोजन का अणु द्रव्यमान के परितः घूर्णीय गति करता है, जो कि एक आवर्त गति का उदाहरण है, क्योंकि हाइड्रोजन का अणु एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है। यह समझ में आ गया। सरल रेखीय गति को निरूपित करते हैं। 1 और 4 समझ गए, यह सरल रेखीय गति को निरूपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 14 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद आपका सही जो है उसको सम्मिलित करना है कि कौन सा सही है। वाष्प इंजन में अग्र और पक्ष चलता हुआ पिस्टन दोलन गति का, बिल्कुल सही है। दोलन गति का क्या बताए थे कि दोलन गति जो होता है आपका जो ऑसिलेटरी मोशंस होता है वह क्या करता है कि एक फिक्स पॉइंट पे वह ऊपर नीचे या आगे पीछे जब दोलन करता है तो वह दोलन गति में आ जाता है। तो यह तो सही निरूपित करता है। तिबार घड़ी का लोलक सरल रेखीय गति नहीं, सरल रेखीय गति जो है वह एक ही दिशा में क्या करता है, वह चलता है। लेकिन दीवार की घड़ी का लोलक जो है एक दिशा में नहीं चलता है, यह दोलनी गति का आपका क्या हो जाएगा, दोलनी गति नहीं, इसको पीरियडिक मोशन का यह हो जाएगा। तो यह नहीं होगा। किसी संगीत वाद्य यंत्र का तार यह कंपन करता है, बिल्कुल सही है। तो आपका 1, 3 जो है वह सत्य है और 2 जो है वह सत्य है। तो इसका आंसर जो है वह बी हो जाएगा। व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि इंजन में पिस्टन के आगे तथा पीछे की ओर गति दोलनी गति का उदाहरण है, क्योंकि पिस्टन साम्य बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है। संगीत वाद्य का तार साम्य व्यवस्था के इर्द गिर्द गति करता है, अतः उसकी गति कंपनी गति होती है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि दीवार घड़ी का लोलक दोलनी गति करता है, दोलनी गति करता है जिसमें वह साम्य बिंदु के इर्द गिर्द दोलन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 14 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद आपका जो ट्रू है, सत्य है, उसको आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से सत्य जो है वह कौन है। कह रहा है कि आवर्त गति करती वस्तु का आवर्त काल वह न्यूनतम समय है जिसके पश्चात गति का पुनरावृत्ति होती है, बिल्कुल सही है। आपको क्या बताए थे कि जो पीरियडिक मोशन होता है तो पीरियडिक मोशन में एक निश्चित समय अंतराल पर वह जो है वह दोलन करता है। तो यह तो कह रहा है तो सही है। आवर्त गति करती हुई वस्तु की आवृत्ति आवर्त काल का व्युत्क्रम होती है, व्युत्क्रम होती है, यह भी सही है, क्योंकि हम लोग को पता है कि आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती आपका क्या होता है, आवर्तकाल, आवर्तकाल। तो यहाँ पे आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह भी सही हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है कि आवर्त गति करती वस्तु की आवृत्ति को मापने के लिए मात्रक का विशेष नाम हर्ट्ज रेडियो तरंगों के आविष्कार हेनरी रुडोल्फ हर्ट के नाम पर दिया गया है। तो आपका यह भी सही है, क्योंकि आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति को हम लोग क्या करते हैं, हर्ट से क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और आवृत्ति क्या होता है कि एक सेकेंड में जितने कंपन पूरा करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका आवर्त बोलते हैं। कि कोई भी मान लीजिए कि ध्वनि है और वह ध्वनि 1 सेकेंड में जितना बार वह क्या करेगा, कंपन करेगा, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। और यहाँ से एक फॉर्मूला का भी फाइंड आउट होता है कि आप ध्यान में रखिएगा कि आवृत्ति जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आवर्त काल के, आवर्त काल के। तो यहाँ पे जो है वह तीनों जो है वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 14 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि निम्न कथन में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे आपको असत्य कथन को चुनना है कि इसमें असत्य कौन है। कह रहा है कि सरल आवर्त गति में कण का त्वरण उसके विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं, यह जो है वह गलत है। यह इसके
व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, यह आपका क्या होता है, समानुपाती होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सरल आवर्त गति में उत्पन्न बल प्रत्यायन बल कहलाता है। यह सही है। सरल आवर्त गति में कण पर लगने वाला बल कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। यह भी सही है। और एक समतल में बॉल की वृत्तीय गति सरल आवर्त गति होती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों सही है। असत्य कौन है, आपका ए जो है वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 14 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। असत्य इसमें से चुनना है। कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा मध्य स्थिति में शून्य होती है। यह सही है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम विस्थापन की स्थिति में अधिकतम होती है। यह भी सही है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। नहीं, गतिज ऊर्जा जो है वह तो कभी आपका ऋणात्मक होती ही नहीं है। गतिज ऊर्जा कभी भी आपका ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि यह चाल के वर्ग के समानुपाती होती है। सरल आवर्त गति के कण की गतिज ऊर्जा जो होता है वह आपके चाल के वर्ग के समानुपाती होती है। चाल के यह ऋणात्मक नहीं होती है, बल्कि यह गतिज ऊर्जा जो होती है आपका समानुपाती होता है चाल के वर्ग के। तो यह गलत है, यह सही है, यह सही है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा मध्य स्थिति में अधिकतम होती है। यह भी सही है। तो गलत कौन हो जाएगा, सी जो है आपका गलत हो जाएगा। व्याख्या को देखिए। कह रहा है कि आपका गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जबकि यह चाल के वर्ग के समानुपाती होती है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा कण के मध्य स्थिति में अधिकतम तथा विस्थापन अधिकतम होने की स्थिति में शून्य होती है, तथा कण की स्थितिज ऊर्जा मध्य स्थिति में शून्य तथा अधिकतम विस्थापन पर अधिकतम होती है। सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा धनात्मक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है चैप्टर 14 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सरल आवर्त गति से संबंधित है। सरल आवर्त गति से कह रहा है कि संबंधित कौन सा है, तो आपका कमानी के दोलन यह भी संबंधित है। सरल लोलक यह भी संबंधित है। नदी में डूबती नाव यह नहीं है। किसी यू नली के दोलायमान पारे के स्तंभ की गति यह भी आपका है। तो इसमें हो जाएगा 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है चैप्टर 14 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है कि सरल लोलक के आवर्त काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके सत्य जो है उसको आपको चुनना है। सत्य आपको चुनना है। कह रहा है कि लोलक की लंबाई बढ़ने के साथ बढ़ता है। कह रहा है कि लोलक का लंबाई जो है लोलक की लंबाई बढ़ने के साथ बढ़ता है। क्या आवर्त काल। तो एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला को देखिएगा, T = 2 पाई √100L/G। L जो है वो आपका क्या हो गया, लोलक हो गया, लोलक हो गया। G जो हो गया वह गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो यह जो है आपका टाइम जो है आपका आवर्त काल जो है वह समानुपाती होता है किसके, लोलक के। तो कह रहा है कि आवर्त काल जब आपका लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो आवर्त काल भी बढ़ेगा। तो यह तो सही है, यह तो सत्य कह रहा है। गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता। आवर्त काल जो है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल करता है निर्भर, क्योंकि फार्मूला में ही देखिए आप, फार्मूला में देखिए कि T = 2 पाई L/G। तो यहाँ पे G जो है वह क्या है, आवर्त काल के यह क्या है, G जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है। क्या व्युत्क्रमानुपाती है, तो निर्भर तो करेगा ही है, यहाँ पे निर्भर तो करेगा ही। कह रहा है कि लोलक के द्रव्यमान आकार व पदार्थ पर निर्भर करता है। नहीं, यह आपका लोलक का द्रव्यमान आकार पदार्थ पर आवर्तकाल कोई निर्भर नहीं करता। लोलक के आयाम पर निर्भर करता है। नहीं, लोलक के आयाम पर भी निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे आवर्तकाल जो है
पर निर्भर करता है, आपका आवर्तकाल जो है वह निर्भर करता है लोलक पे, लोलक की लंबाई पे निर्भर करता है। आवर्तकाल जो है वह आपका निर्भर करता है किस पे, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे। तो इस पर तो निर्भर करता है, इस पे कह रहा है कि नहीं करता है तो करता है, इसलिए गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो सत्य कौन है, तो ये सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 14 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया। कह रहा है कि किसी सरल लोलक या कमानी में लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब, प्रणोदित कहलाते हैं जब, वह प्रणोदित कब कहलाएंगे। कह रहा है कि जब बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है, जब बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग प्रणोदित कहेंगे। व्याख्या क्या कर रहा है कि किसी सरल लोलक या कमानी से लटकते हुए पिंड के दोलन प्रणोदित दोलन कहलाते हैं जब बाह्य कारण दोलन को निरंतर बनाए रखता है। अगर कमानी से लटकता हुआ है और यह निरंतर क्या करता है, दोलन कर रहा है। जब किसी निकाय जैसे कि सरल लोलक या कमानी से लटका हुआ गुटका को उसकी साम्य व्यवस्था में विस्थापित कर मुक्त किया जाता है तो वह अपनी स्वाभाविक नेचुरल आवृत्ति से दोलन करने लगता है। जब इसको लटका देते हैं तो क्या होता है कि अपना वह नेचुरल स्वाभाविक से क्या करता है, वह दोलन करने लगता है। इस प्रकार के दोलन मुक्त दोलन कहलाते हैं। ऐसा क्या अपना नेचुरल आवृत्ति से दोलन करता है तो इसको मुक्त दोलन कहते हैं। सभी मुक्त दोलन सदैव उपस्थित रहने वाले क्षय बलों के कारण अंततः रुक जाते हैं, तथापि कोई बाह्य कारक बल इन दोलनों को बनाए रख सकता है। कह रहा है कि कुछ देर के बाद जो है वह रुक जाता है। अब दोलन कब करता रहेगा, जब कोई बाह्य कारक जो है उस पे लगेगा तभी वह दोलन करते रहेगा। तो समझ गए, इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 14 चैप्टर 14 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। सत्य को चुनना है। अनुनाद की स्थिति में वस्तु के दोलनों का आयाम बढ़ जाता है। बिल्कुल, अनुनाद की स्थिति में वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर नहीं हो सकती। नहीं, यह आपका गलत है। बाह्य बल जैसे कर्षण वास्तविक दोलयायन निकाय की आंतरिक ऊर्जा को परिवर्तित नहीं करती। यह भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, यह तो है ही नहीं, तो इसका एक आंसर हो जाएगा। व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर या पूर्ण गुणज में होती है तो वस्तु के प्रणोदित दोलनों का आयाम बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं तथा इन दोलनों को अनुनादी दोलन कहते हैं। किसी भी वास्तविक दोलयमान निकाय की यांत्रिक ऊर्जा दोलन करते समय घट जाती है क्योंकि बाह्य बल जैसे कर्षण, वायु द्वारा लगाया गया घर्षण बल दोलनों को रोकते हैं तथा यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में स्थानांतरित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है चैप्टर 14 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया करा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना के कारण अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है। अनुनाद की जो स्थिति है वह कब उत्पन्न होती है आपका, यह जो है पुल से गुजरते समय सैनिकों का कदम से कदम मिलाकर चलना, यह अनुनाद पैदा करता है। इसीलिए सैनिकों को बोला जाता है कि जब पुल आए तो आप मार्च करना बंद कर दो। अगर मार्च करेगा तो हो सकता है पुल के टूटने की संभावना हो। भूकंपी तरंगों की आवृत्ति का भवन की प्राकृतिक आवृत्ति के निकट होना, यह भी है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। व्याख्या कर रहा है कि जब सैनिक पुल से गुजरते समय कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तब सैनिकों के कदमों की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक नेचुरल आवृत्ति के बराबर हो जाती है, जिससे अनुनादी कंपन के द्वारा पुल के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। यदि भूकंप की तरंगे की आवृत्ति भवन की प्राकृतिक आवृत्ति के निकट आ जाती है तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण मकान जो है वो आपका कंपन होके ध्वस्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 15 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपका सही कथन जो है उसको चुनना है।
तरंगे एक ऐसा विक्षोभ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना द्रव्य के प्रवाह के गति करता है। बिल्कुल यह सही है। कह रहा है कि तरंगों के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का संचरण नहीं होता। नहीं, यह गलत है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का संचरण होता है। ध्वनि तरंग जो है आपका, जो साउंड वेव है वह एक टाइप्स ऑफ द ऊर्जा भी है, एनर्जी भी है। तो एक जगह से दूसरे जगह तो संचरण होता ही है। तो यह करा नहीं हो रहा था, गलती हो गया। जल में उत्पन्न तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। नहीं, यह भी गलत है। तो सही कौन है आपका? तो केवल एक जो है वह सही होगा। व्याख्या कह रहा है कि तरंग किसी भौतिक माध्यम से उत्पन्न एक विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। जल में उत्पन्न तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चैप्टर 15 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद सही जो है उसमें आपको चुनना है कि इसमें से सही कौन है। अनुदैर्ध्य तरंगे के माध्यम में कण तरंग की दिशा में लंबवत गति करते हैं। यह सही चुनना है। तो सही जो है यह नहीं है। आपका लंबवत गति जो होता है, देखिए क्या होता है कि दो तरह का तरंग होता है। आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है और अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग जो होता है उसको ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग है आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। तो कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है कि माध्यम के कण जो होता है, माध्यम के कण और तरंग जो होता है कि दिशा जो दोनों होता है वह आपका क्या होता है, समानांतर होता है। समानांतर होता है किसमें? अनुदैर्ध्य तरंग में। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि अनुप्रस्थ तरंग में आपका लंबवत होता है। लंबवत जो कण की दिशा और आपका कण की दिशा, और ध्वनि तरंगों का जो होता है वह क्या होता है, लंबवत होता है। किसमें? उसमें अनुप्रस्थ में होता है। इसलिए यह गलत हो गया। कह रहा है कि किसी डोरी के अनुदिश प्रेषित आवर्त तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। यह बिल्कुल सही है। अनुप्रस्थ तरंगों के संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सही है। अनुप्रस्थ तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और अनुदैर्ध्य तरंगों को संचरित होने के लिए इसमें आपका मीडियम का जरूरत नहीं होता है, माध्यम का जरूरत नहीं होता। तो सत्य कह रहा है, तो सत्य जो है वो 2-3 हो जाएगा। व्याख्या देखिए इसका। कह रहा है कि किसी डोरी के अनुदिश प्रेषित आवर्त तरंग अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण अपनी मध्य स्थितियों पर तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। बिल्कुल ऐसे लंबवत कंपन करेगा, ऐसे लंबवत कंपन करेगा, 90 डिग्री बनाएगा। अतः इन तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, और अनुदैर्ध्य के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन तरंग की संरचना की दिशा में समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चैप्टर 15 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य कथन को चुनना है आपको। अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण केवल ठोसों में होता है। नहीं, असत्य है। सॉरी, हाँ, कह रहा कि अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण केवल ठोसों में हो सकता है। असत्य चुनना है। तो यह तो आपका सत्य है। अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण सभी प्रत्यास्थ माध्यमों में कराया जा सकता है। यह भी सत्य है। समुद्र में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों का संयोजन होती है। यह भी सही है। वायु में केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों का ही संचरण संभव है। नहीं, यह गलत है। यह आपका अनुप्रस्थ और जो अनुदैर्ध्य जो है वह दोनों तरंग जो है वो वायु में संचरण कर सकते हैं, इसलिए यह गलत हो गया। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि वायु में
अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का संचरण भी हो सकता है। अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण हेतु माध्यम में दृढ़ता का गुण होना आवश्यक होता है, अतः केवल ठोस में संचरित होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण सभी माध्यमों में, ठोस, द्रव एवं गैस में हो सकता है, क्योंकि सभी में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान होता है। समुद्र के जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे तथा जल के अंदर उत्पन्न अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, अतः समुद्र में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगे का संयोजन होता है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ यांत्रिक तरंगे हैं और यांत्रिक तरंगे के उदाहरण है यांत्रिक तरंगे हैं। यहाँ पे आपको मिलाना है। कह रहा है कि किसी कमानी के एक सिरे को एक ओर विस्थापित करने पर उस कमानी के किसी एक विभव ऐंठन का गति, यह जो होगा आपका अनुप्रस्थ तरंगे होगा। अनुप्रस्थ तरंगे होगा। कह रहा है कि द्रव से भरे किसी सिलेंडर में इसके पिस्टन को आगे पीछे करके सिलेंडर में उत्पन्न तरंगे, तो यह जो होगा आपका अनुदैर्ध्य तरंगे हो जाएगा उत्पन्न। जल के पृष्ठ पर चलाई मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंगे, तो यह जो है आपका अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों तरंग, क्योंकि जल में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे दोनों काम करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे किसी कमानी के एक सिरे को एक ओर विस्थापित करने पर उसके किसी एक विभंग के गति को प्रदर्शित करती है, क्योंकि माध्यम के कण अपनी माध्यम स्थिति पर तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। किसमें? अनुप्रस्थ में लंबन कंपन करते हैं, अनुदैर्ध्य में आपका समांतर संचरण करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे द्रव से भरे किसी सिलेंडर में इसके पिस्टन को आगे पीछे करके सिलेंडर में उत्पन्न होती है, क्योंकि माध्यम द्रव के कण अपनी मध्य स्थिति के आगे पीछे दोलन करते हैं। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगे जल के पृष्ठ पर चलाई गई मोटर बोट द्वारा उत्पन्न होती है। जल के पृष्ठ पर अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है, जबकि जल के अंदर अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 8 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है और बीपीएससी प्री 2020 में पूछा भी गया है। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यह होता है। और निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो है एक समान होता है और जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। व्याख्या कर रहा है कि वह तरंगे जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं। निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग एक समान होता है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नंबर 17 चैप्टर 8 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है और यूपीपीएससी मेन 2011 में यह पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। इसमें आपका एक्स किरण जो है वह सीटी स्कैन में लाई जाती है। व्याख्या है कि सीटी स्कैन करने में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे है। चिकित्सा में एक्स किरणों को कुछ प्रकार के कैंसर के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है चैप्टर 8 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद जो सही है उसको आपको चुनना है कि इसमें से सही जो है वह कौन है। विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे भौतिक माध्यम की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, यह गलत है। यह है कह रहा है कि अवरक्त तरंगे घरेलू प्रणालियों जैसे टीवी, रेडियो रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर में प्रयुक्त किया जाता है। टीवी के जरिए में भी किया जाता है। कह रहा है कि सर्प अवरक्त तरंगों की संसूचित कर सकते हैं, यह सही है। तो इसका आंसर जो है वह बी हो जाएगा। 3, 4 जो है वह सही है। व्याख्या कर रहा है कि अवरक्त तरंगे
ऊष्मीय तरंगे भी कहलाती है। ये तरंगे तप्त वस्तु तथा अणुओं से विकिरण के रूप में उत्पन्न होती है तथा इनकी वेदन क्षमता उच्च होती है। इसका उपयोग वीडियो रिकॉर्डर, टीवी रिमोट आदि में किया जाता है। सर्प अवरक्त तरंगों को संसूचित कर सकते हैं। वे तरंगे जिनकी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है, जैसे कि एक्स किरण, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे आदि। क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 8 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करके आपका सही जो है उसको सम्मिलित करना है। तरंग है और इसकी आवृत्ति है। तरंग और आवृत्ति को आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे कह रहा है कि रेडियो तरंगे की आवृत्ति जो है वह 500 किलोहर्ट्ज से 1000 किलोहर्ट्ज होता है, तो यह तो सही है। उसका कह रहा है कि गामा किरणें की जो आवृत्ति होती है 3 × 10⁻14 हर्ट्ज से आपका 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। नहीं, यह जो है वह गलती है। यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे आपका इसका 3 × 10⁻, इसका जो होता है वह 3 × 10⁸ हर्ट्ज से 5 × 10⁻22 हर्ट्ज तक होता है, इसलिए यह गलती हो गया। दृश्य प्रकाश तरंगे का जो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होता है। यह सही है, यह भी सही है, तो 1, 3 जो है वो आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है क्लास चैप्टर 8 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका उपयोग है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो कह रहा है कि प्रकाश तरंगे, तो प्रकाश तरंगे का जो उपयोग है वह हम लोग करते हैं पदार्थों को देखने में। प्रकाश तरंगे का उपयोग पदार्थों को देखने में करते हैं। परावैगनी तरंगे का उपयोग हम लोग करते हैं नेत्र सेल में करते हैं। एक्स किरणें का प्रयोग जो है हम लोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में करते हैं। और सूक्ष्म तरंगे का उपयोग जो है हम लोग वाहनों की गति ज्ञात करने में करते हैं। इसके व्याख्या देखिए, कह रहा कि प्रकाश तरंगे या दिश तरंगे की सहायता से पदार्थों को देखा जाता है। इनकी आवृत्ति की प्रास 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के मध्य होता है। प्रकाश तरंगों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में नेत्र सेल में किया जाता है, जिसकी आवृत्ति की प्रास 10⁻14 हर्ट्ज से 10⁻17 हर्ट्ज के मध्य होता है। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हड्डी का पता लगाने, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने आदि में किया जाता है। इन किरणों की तरंग आवृत्ति 4 × 10⁻16 हर्ट्ज से 3 × 10⁻21 हर्ट्ज के मध्य होता है। या सूक्ष्म तरंगों का उपयोग राडार, तेज गेंदों जैसे टेनिस में सर्व की गई गेंदों या वाहनों की गति ज्ञात करने के प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्रों में किया जाता है। इनकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर 8 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कहा कि माइक्रोवेव ओवन की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद सही जो है उसमें से आपको चुनना है। माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, यह सही है। माइक्रोवेव ओवन में केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग लाभकारी रहता है, यह भी सही है। माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन का उपयोग लाभकारी रहता है, नहीं, वहां पे धातु के बर्तन का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आंसर इसका सी हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कि माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने हेतु केवल सूक्ष्म तरंगे का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने हेतु चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग लाभकारी होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन अधिक गर्म नहीं होते हैं तथा खाना अधिक गर्म हो जाता है।
माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा विद्युत आवेश के कारण करंट लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 12 क्लास 9th एनसीईआरटी और आपका यूके पीएससी प्री 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का निम्नलिखित कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। मैकेनिकल वेव के बारे में पूछ रहा है कि मैकेनिकल वेव जो है इसमें से कौन सी है। तो मैकेनिकल वेव जो है आपका ध्वनि तरंग जो है वह ध्वनि तरंग मैकेनिकल वेव कहलाता है। व्याख्या कर रहा है कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं क्योंकि यांत्रिक तरंगे के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे तथा प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 12 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है और बीपीएससी प्री 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा है कि निम्न में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है ध्वनि, देखिए यहाँ पे अनुदैर्ध्य धैर्य लगा हुआ है तो ध्वनि, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ प्रा लगा हुआ है तो वह प्रकाश। तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगे का उदाहरण है, अनुप्रस्थ जो है वह प्रकाश तरंगे का उदाहरण होगा। व्याख्या करें कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। देखिए ध्वनि तरंगे जो है वह अनुप्रस्थ है, वैक्यूम में आपको पता है कि ध्वनि जो है निर्वात वैक्यूम में यह ट्रेवल नहीं करता है। ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का जरूरत होता है, माध्यम का जरूरत होता है, बिना माध्यम के वो ट्रेवल नहीं करेगा। जबकि रेडियो तरंगे एक्स किरणों तथा गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जिसके अतिरिक्त प्रकाश तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश को चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम का आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए वह आपका क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है चैप्टर 12 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है और आपका यूपी पीएससी प्री 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि ध्वनि तरंगे वह हैं जो निर्वात में चल सकती है। बिल्कुल गलत है। ध्वनि तरंग जो है कभी भी निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंग को चलने के लिए मीडियम का जरूरत होता है, कोई माध्यम का जरूरत होता है और निर्वात में ट्रेवल नहीं करता है, गलत हो गया। केवल ठोस माध्यम में चल सकता है, नहीं, ध्वनि तरंग जो है वो आपका तीनों माध्यम में चल सकता है। आपका सॉलिड में भी चल सकता है, लिक्विड में भी चल सकता है और आपका गैस में भी। सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम होता है, यह भी गलत है। केवल गैसों में चल सकती है, नहीं, यह भी गलत है। ध्वनि तरंग जो है वो आपका तीनों मीडियम में, आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चल सकता है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ठोस, गैस और द्रव तीनों में चलता है, लेकिन ऑप्शन में दिया है ठोस तथा द्रव दोनों माध्यम में चलते हैं, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर जो है वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर 13 क्लास 8 एनसीईआरटी से बनाया गया है। आपका यूपीपीएससी प्री 2013 में पूछा गया है। कह रहा है कि किस स्तर डेसिबल किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। तो आपका WHO के अनुसार जो है वह 80 डेसिबल से ज्यादा की जो ध्वनि होती है वह आपका हानिकारक ध्वनि कहलाती है। 80 डेसिबल से ज्यादा जो होता है वह हानिकारक ध्वनि कहलाता है, तो यह सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है क्योंकि इससे अधिक प्रबलता की ध्वनि मानव कान के लिए असहज होती है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है। और एक और बात जानिए कि WHO के अनुसार जो है आपका 45 डेसिबल जो है वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और हानिकारक जो है वो आपका हार्मफुल जो है वह 80 डेसिबल से अधिक जो है, मोर देन 80 डेसिबल आपका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और पुलिस का जो सायरन होता है उसका जो मेजरमेंट होता है 100 से 110 डेसिबल के बीच होता है।
शोरगुल जो हल्ला गुल्ला होता है वो 50 से 60 डेसिबल होता है। आपका पत्तों का सरसराहट जो होता है 10 से 20 डेसिबल के बीच होता है। सामान्य बातचीत जो हम लोग करते हैं वह 30 से 40 डेसिबल के बीच होता है। तो यहाँ देख लीजिए कि आपके कान के लिए सबसे अच्छा 45 डेसिबल, और 80 से ऊपर जाते हैं तो आपके लिए वह खतरा की घंटी है, आप पहरा हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 13 क्लास 8 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि मानवों में वाक यंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके आपका सही जो है उसको चुनना है कि सही इसमें क्या है। बच्चों के वाक तंतु बहुत बड़े होते हैं, वोकल कॉर्ड के बारे में कह रहा है, नहीं, यह आपका गलत है। मानवों में ध्वनि वाक यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है, वोकल कॉर्ड द्वारा उत्पन्न होती है, यह सही है। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई महिलाओं की वाक तंतुओं से अधिक होती है, जिसके कारण महिला की वाक ध्वनि उत्तम होती है, सही है। महिला की ध्वनि जो होता है वह सुरीली होती है, तो यह वोकल कॉर्ड की वजह से, तो यह सही है। तो आपका 2, 3 जो है वह सही हो जाएगा, 2, 3 सही हो जाएगा, एक गलत है। व्याख्या कह रहा है कि मानवों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है, सही है। पुरुषों की वाक तंतुओं की लंबाई 20 mm, महिलाओं के वाक तंतुओं की लंबाई 15 mm से अधिक होती है। इस कारण महिलाओं की आवाज पुरुषों की तुलना में भिन्न या मधुर होती है। बच्चों की वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 13 क्लास 8 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है आपका। इसमें असत्य कथन जो है वह कौन है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आयाम जो होता है एम्पलीट्यूड जितना अधिक होगा उसमें आपका ध्वनि का प्रबलता जो होगा वह ज्यादा होगा, सही है। यदि किसी कार्यत वस्तु की आवृत्ति अधिक है तब उसका तारत्व कम होता है, नहीं, यह तो आपका गलत है। कह रहा है कि आवृत्ति आपका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अगर अधिक होगा तो उसका तारत्व जो होगा वह पिच भी अधिक होगा, यह गलत हो गया। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है, यह सही है। ध्वनि की प्रबलता हम लोग डेसिबल में मापते हैं। सामान्यतः महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा अधिक तारत्व वाली होती है, इसलिए सुरीली होती है, सही है। तो असत्य कौन है, तो इसमें बी जो है आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 चैप्टर 12 क्लास 9 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने निम्न में से कौन सी उपलब्धियों की खोज की थी। जो हेनरी आपका रुडोल्फ हर्ट्ज जो थे किसकी खोज की थी, इसकी खोज की थी। यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रयोगों द्वारा पुष्टि, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रयोगों द्वारा पुष्टि की थी। रेडियो टेलीविजन के विकास की नींव दी थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज दी थी। इसमें से तीनों का जो है वह यह खोज किए थे। व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि की तथा रेडियो टेलीविजन टेलीग्राफ तथा टेलीविजन की भी भविष्य में विकास की नींव रखी। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की, जिसकी बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या की। क्वेश्चन नंबर 29 है चैप्टर 12 क्लास 9 एनसीईआरटी से और आईएएस प्री 2005 में यह पूछा गया है। कह रहा है कि जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। तो उसमें जो है आपका ध्वनि गुणता के कारण अंतर हम लोग जो है वह करते हैं। गुणता जो होता है वह आपका क्वालिटी होता है। ध्वनि का वह अभिलक्षण जिससे समान आयाम और समान आवृत्ति वाला ध्वनि में अंतर हम लोग स्पष्ट करते हैं।
अगर समान आयाम और समान आपका आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें अगर अंतर स्पष्ट करना है तो हम लोग गुणता के कारण करते हैं। इसीलिए सितार और बांसुरी में अगर एक ही स्वर बजाया जाता है तो हम लोग इसकी गुणता के कारण स्पष्ट करते हैं। व्याख्या कर रहा है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तब उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद केवल ध्वनि गुणता के अंतर के कारण किया जाता है। ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो तारतम्य होता है, ध्वनि का जो पिच होता है, तारतम्य मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिच। ध्वनि का जो तारतम्य होता है उसकी आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। आयाम बढ़ने पर ध्वनि की प्रबलता जो है वह बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चैप्टर 12 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके सही कथन जो है उसको आपको चुनना है कि इसमें से सही कौन है। ध्वनि का मोटा या पतला होना उसकी तीव्रता द्वारा निर्धारित होती है। बिल्कुल सही है। जो ध्वनि का जो मोटा है या पतला है उसकी तीव्रता जो है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि अब कह रहा है सेकंड में, ध्वनि की गुणता द्वारा संपन्न तारतम्य तथा समान प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर किया जाता था। ये भी सही है। हम लोग देख चुके हैं कि तीव्रता गुणता के वजह से हम लोग समान प्रबलता की दो ध्वनि, समान तारतम्य तथा समान प्रबलता की दो ध्वनि के बीच में हम लोग अंतर करते हैं गुणता के वजह से, क्वालिटी के वजह से। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों में संवेदनशील की माप है। यह भी सही है। जो प्रबलता जो है वह हमारे कानों में क्या करता है, कानों में संवेदनशील जो है वह उत्पन्न करता है, जिससे कि हम लोगों को पता चलता है कि ध्वनि जो है कुछ हम लोग सुन पाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है, तो तीनों जो है वह सही हो जाएगा। व्याख्या है, कह रहा है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ऊर्जा की मात्रा ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता के कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। कह रहा है कि गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर तारतम्य एवं समान प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। यद्यपि दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती है, फिर भी हम एक दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि सुन सकते हैं क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चैप्टर 12 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया। कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विचार करके सही कथन आपका चुनना है। टोन एकल आवृत्ति की ध्वनि होती है। टोन जो होती है वो आपका एकल आवृत्ति की ध्वनि होती है, यह सही है। स्वर अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, सही है। ध्वनि की तीव्रता एकांक क्षेत्रफल से एक सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। तीनों सही, तो इसका आंसर जो है वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर 12 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो माध्यम में परिवर्तन के साथ निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन नहीं आता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि तरंगे जब जाती है तो आपका माध्यम में परिवर्तन के साथ क्या परिवर्तित नहीं होती है, तो इसमें जो है आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी परिवर्तित नहीं होती है, वेग परिवर्तित होता है, तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होता है, लेकिन आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह आपका सही कौन है, बी सही है। व्याख्या करें कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की आवृत्ति अपरिवर्तित होती है, जबकि ध्वनि तरंग का वेग तथा तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 चैप्टर 12 क्लास 12 एनसीईआरटी से बनाया गया। कह रहा है कि ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद जो सही है उसको चुनना है।
वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका 331 मीटर पर सेकेंड होता है। यह सही है। जो वायु में ध्वनि की चाल जो होता है वह वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर होता है। यह सही है। द्रव तथा गैसों की तुलना में ठोसों में ध्वनि की चाल बहुत कम होती है। नहीं, गलत है। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल जो होता है वो आपका सॉलिड में होता है, उसके बाद आपका लिक्विड में होता है और उसके बाद आपका किस में होता है, गैस में होता है। तो सबसे ज्यादा सॉलिड में। यहाँ पे कह रहा है कि द्रवों तथा गैसों की तुलना में ठोसों में ध्वनि की चाल बहुत कम होती है, इसलिए गलती हो गया। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। यह भी आपका सही है। जो प्रकाश की चाल जो होती है वह ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे तो यह सही है। कह रहा है कि प्रकाश की चाल जो है वो आपका कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यह तो सही है। तो यहाँ पे सही कह रहा है, तो सही जो है वह 1 और 3 सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। और 25 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि का जो चाल होता है आपका कितना हो जाता है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना होता है और 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 343 मीटर। 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो आपका ध्वनि की चाल जो है वह हो जाता है 343 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर 12 क्लास 9 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि ध्वनि बूम उत्पन्न होती है जब। ध्वनि बूम उत्पन्न होती है कब होती है, जब आपका सही चुनना है। इसमें कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो सही है। प्रघाती तरंगों शॉक वेव से संबंध वायु दाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है। यही सही है। तो सही चुनना है तो आपका दोनों सही होगा। व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कि जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो ये वायु में प्रघाती तरंगे उत्पन्न करती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है तथा इन तरंगों से संबंध वायु दाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। प्राध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि में इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि वह खिड़कियों के शीशों को भी तोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है चैप्टर 12 क्लास 9 एनसीईआरटी यूपीपीएससी मेन 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। करा कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी हो जानी चाहिए। वह है करा है कि आपका प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के बीच की दूरी कम से कम कितना होना चाहिए, तो आपका 16.5 मीटर होना चाहिए। अप्रॉक्स देता है 70 मीटर भी होता है। अब यहाँ पे व्याख्या देखिए क्या कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तिक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। करा कि किसी विस्तृत अथवा बड़े अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। कि प्रतिध्वनि मतलब क्या है कि यहाँ से कोई ध्वनि निकले के बाद या टकराने के बाद वह उसी माध्यम में लौट जाता है तो आपका प्रतिध्वनि सुनाई देता है। करा कि यदि परावर्तक श्रोता के पास होता है तो प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। परावर्तक श्रोता के पास होगा, कम से कम कितना होना चाहिए, 16.5 मीटर होना चाहिए। इससे कम होगा तो आपका स्पष्ट जो है सुनाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 36 चैप्टर 12 क्लास 9 एनसीईआरटी से बनाया गया। करा है कि निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और आपका उसकी सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन इसमें कह रहा है कि सर्दियों के दिनों की तुलना में गर्मियों में ध्वनि की चाल अधिक होती है। सही है।
सर्दियों के दिनों की तुलना में गर्मियों में ध्वनि की चाल अधिक होती है। सही है। कह रहा है कि ध्वनि का वेग ताप बढ़ने पर बढ़ता है। यह भी आपका सही है, क्योंकि ध्वनि पर आपका ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ध्वनि जो है वह ताप बढ़ाने पर इसका वेग जो है वह बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 37 है। कह रहा है कि निम्न चैप्टर 12 क्लास 9 एनसीईआरटी से है। निम्न कथनों पर विचार करके और सही जो है कथन को आपको चुनना है कि सही इसमें कौन है। कह रहा है कि अनुर्गन बारंबार परावर्तन से ध्वनि में अस्थायित्व की एक स्थिति है। यह सही है। सिनेमा हॉल की छत वक्राकार बनाई जाती है जिससे ध्वनि का बारंबार परावर्तन न हो और ध्वनि स्पष्ट सुनी जा सके। यह भी सही है। अनुरण को फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे द्वारा बढ़ाया जा सकता है, नहीं, यह घटाया जा सकता है। इसीलिए देखते हैं कि घरों में या फिर जो हॉल में है वह फाइबर बोर्ड या खुरदुरा प्लास्टर कर दिया जाता है जिससे कि अनुरण जो है वह क्या है, कम हो जा सके। स्टेथोस्कोप से चिकित्सक रोगी के हृदय की धड़कन सुन सकते हैं। बिल्कुल यह सही है। जो डॉक्टर के जो गला में लटका हुआ रहता है, जो लटकाया हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह का वह जो होता है आपका स्टेथोस्कोप होता है और उसको हम लोग हृदय की धड़कन सुन सकते हैं। तो इसमें सही कर है, तो सही जो है 1 2 4 हो जाएगा, 3 गलत है। ये चैप्टर 12 क्लास 9 एनसीईआरटी से बनाया गया है। करा कि कथन पर आपको विचार करना है और विचार करके सही उत्तर जो है उसको चुनना है कि सही उत्तर आप में कौन है। अनुरणन कह रहा है कि अनुरणन जो होता है जिसको हम लोग रिवाइब्रेशन बोलते हैं, इसको रिवाइब्रेशन बोलते हैं। विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। बिल्कुल सही है। बड़ा जो हॉल होता है उसमें आपका जो रिवाइब्रेशन जो है वो आपका प्रतीत होता है, तो यह सही है। दीवारों, छतों एवं धरातल से ध्वनि परावर्तन हो सकता है। बिल्कुल, ध्वनि जो है आपका छत से, दीवार से परावर्तन होता है, तो यह सही है। तो यहाँ पे आर और ए और आर दोनों सही है और आर का स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है। चैप्टर 12 क्लास 9 एनसीईआरटी से बनाया गया है। करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके आपका सही कथन जो है उसको चुनना है। किसमें से सही जो है वह कौन है। सही को चुनना है। यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्तों प्रासव ध्वनि को सुन सकते हैं। या तो सही है कि प्रासव ध्वनि जो है, प्रासव ध्वनि जो है उसको कुत्ते सुन सकते हैं। ये तो सही है। उसका बाद कह रहा है कि वेल तथा हाथी अपस्रव जबकि ध्वनि और चमगादड़ प्रासव ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यह भी सही है। समान मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्यता परिसर रेंज लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। समान मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्यता का परिसर रेंज लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज है, नहीं, गलती है। यहाँ जो है 20 से आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए। यहाँ पे 20,000 होता सही हो जाता, लेकिन यह गलत हो गया, इसीलिए तो सही कह रहा है। तो सही जो है वह 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 चैप्टर 12 क्लास 9 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रासव ध्वनियों या प्राध्वनियों के अनुप्रयोग हैं। तो कह रहा है कि इसमें अनुप्रयोग में कौन कौन आएगा। ऐसे भागों की सफाई करने में किया जाता है जहां पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। सही है। यहाँ पे हम लोग
प्रसव ध्वनि का उपयोग करते हैं। धातु के ब्लॉक में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता है, यह गलत है, इसमें भी किया जाता है। तो आपका सही चुनना है। कौन कौन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है। ध्वनि तरंग होते हैं, साउंड वेव जो होता है उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। अपश्रव, इंफ्रासोनिक वेव, श्रव तरंग ऑडिएबल वेव, और प्रश्रव तरंग अल्ट्रासोनिक वेव। तो आपका इंफ्रासोनिक वेव का जो रेंज होता है वह 20 हर्ट्ज से कम होता है, वह इंफ्रासोनिक हो गया। ऑडिएबल वेव जो होता है श्रव तरंग, उसका रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। और आपका अल्ट्रासोनिक वेव होता है उसका रेंज 20,000 से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, चैप्टर 12 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। करा है कि कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके सत्य कथन जो है उसको आपको चुनना है कि सत्य इसमें से कौन सा है। चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज के लिए प्राध्वनि तरंगे उत्सर्जित करती है, यह सही है। सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियां आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यह भी सही है। केबल पाइपलाइन मछलियां भोजन के लिए श्रव्य तरंगों का उपयोग करती है। पारपाइन मछलियां नहीं, यह जो है गलत है। तो सही कौन कह रहा है? तो सही जो है 1 और 2 सही हो जाएगा। की व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन की खोज के लिए उड़ते समय प्राध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है, जो कि अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है। इन परावर्तित स्पंदों की सहायता से चमगादड़ यह ज्ञात कर पाता है कि अवरोध या कीट कहाँ है। चमगादड़ जो है वह वेव छोड़ा, अब वेव छोड़ने के बाद मान लीजिए कि यह टकरा गया और वापस आ गया, तो समझ गया कि वह वहां पे है। टकरा के वापस नहीं आया, समझ गया कि यहाँ पे कोई नहीं है। सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा इसके अंदर की चट्टानों, घाटियां, पनडुब्बी आदि की जानकारी के लिए किया जाता है। सेम कंडीशन यहाँ भी सोनार करता है। कह रहा है कि अन्य जीव जैसे डॉल्फिन, कछुआ आदि भी भोजन की खोज के लिए प्राध्वनि तरंगे का उपयोग करते हैं। नंबर 42 चैप्टर 12 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। प्राध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके सही जो है उसको चुनना है कि सही कौन है। कह रहा है कि प्राध्वनि संसूचक यंत्र द्वारा मानव शरीर की आंतरिक अंग, यकृत, गुर्दे इत्यादि की प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यह सही है। आपका ईसीजी तथा अल्ट्रासोनोग्राफी में प्राध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है, यह भी सही। तो सही जो है आपका दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 चैप्टर 12 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया। कह रहा है कि मानव कान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके सही कथन जो है वह इसमें चुनना है। सही कथन कह रहा है कि कर्ण पल्लव परिवेश के ध्वनि एकत्रित करता है, सही है। आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त दाब परिवर्तन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, यह भी सही है। कान में मुग्दर हड्डी कंपनों को घटा देती है, यह गलत है। तो इसका आंसर जो है 1 और 2 हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कहा कि कर्ण पल्लव कर्ण का बाहरी भाग होता है, यह परिवेश से ध्वनि को एकत्र करता है। आंतरिक कर्ण में एक घुमावदार नलिका होती है जिसे कर्णावृत्त कहते हैं। इस कर्णावृत्त द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तन करके श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क को भेजा जाता है, सही है। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां आपका मुर्दक, निहाई तथा बल्यक विद्यमान होता है। ये हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है तथा कर्ण पटह के कंपनों को 1 गुना बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 44 है चैप्टर 15 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया। कह रहा है कि प्रगामी तरंगे उत्पन्न होती है।
प्रगामी तरंग जो है आपका खुले पाइप में भी उत्पन्न होता है और तनी हुई डोरी में भी उत्पन्न होता है। तो यह 1 और 2 दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 चैप्टर 15 क्लास 11th एनसीईआरटी आईएएस प्री 2007 में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही जो है इसमें से आपको चुनना है कि सही इसमें से कौन हो जाएगा। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है, नहीं यह गलत है। ध्वनि शैलो ठोसों में केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होता है, नहीं यह भी गलत है। इसमें कह रहा है कि कौन, तो इसमें डी हो जाएगा। डी ना तो 1 और नहीं तो इसमें सही है। इसके व्याख्या को देखिए, कह रहा है कि बांसुरी में उत्पन्न किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंग दैर्ध्य अर्थात लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। ठोसों शैलों में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे के रूप में प्रगामी होती है, जबकि तरल में अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में प्रगामी होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है चैप्टर 12 क्लास 9th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि जब लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से एक ही दिशा में गतिमान हो तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न ध्वनि की परिणामी तीव्रता में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्पंदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है चैप्टर 15 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। डॉपलर प्रभाव के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य जो है उसको चुनना है। करा कि सेना औषधि विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में पिंडों का वेग मापने के लिए किया जाता है, सही है। आपका मॉनिटरिंग स्टेशन पर पिंड द्वारा प्रावर्तिक तरंगें प्राप्त करके इनकी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, सही है। तारों का वेग मापने के लिए किया जाता है, यह भी सही है। तारों के प्रकाश का ताप मापने के लिए किया जाता है, नहीं यह गलत है। तो इसमें सही कौन है? तो 1 2 3 सही है। प्रकाश का ताप मापने के लिए बिन के विस्थापन के नियम का प्रयोग किया जाता है, न कि डॉपलर का।